नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? अगर आपको भी लगता है कि मैग्नेटिज्म का मतलब सिर्फ लोहे को मैग्नेट से चिपकाने का खेल है तो सावधान हो जाइए, अदरवाइज आपके मार्क्स भी कहीं और चिपक जाएंगे बोर्ड्स के एग्जाम में। मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर की। बेटा बहुत छोटा चैप्टर है, 3, 4 या 5 नंबर का बस मैक्सिमम ये आएगा। और इस चैप्टर में अगले 15 मिनट में जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, इससे आपके सारे फॉर्मुलेज, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, आपको सिर्फ एक काम करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ अगले 15 मिनट तक बड़े कंसंट्रेशन और फोकस के साथ इसको पढ़ना है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। मेरा नाम है गौरव चौधरी और मैं और आप हम लोग मिलकर बोर्ड्स के एग्जाम में फुल मार्क्स लेके आने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कुल्हाड़ी लेके आया हूं, आज कट कर देंगे इस क्वेश्चन को कुल्हाड़ी से। अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री। शॉर्ट बार मैग्नेट यानी कि एक पॉइंट डायपोल है जिसकी एक्सिस 30 डिग्री पे है। कहां से? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से, जो कि कितनी है? 0.25 टेस्ला। एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 4.5 × 10⁻² टेस्ला। ये टॉर्क लग रही है इतनी इतनी मैग्नेटिक फील्ड में एक डायपोल रखा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट? मैग्नेटिक मूवमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है बेटा। क्या फॉर्मूला होता है टॉर्क का? टॉर्क का फॉर्मूला तो आप सभी को पता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, m क्रॉस b, mb sin थीटा। ये तो टॉर्क का फॉर्मूला है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बताना है, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? टॉर्क अपॉन b sin थीटा। टॉर्क की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? टॉर्क की वैल्यू है 4.5 × 10⁻² जूल अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इज 0.25 टेस्ला। और साइन थीटा में, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, 30 डिग्री। साइन 30 डायरेक्ट पुट कर दो, साइन 30 1/2। ये 2 अपॉन के अपॉन में ये बेटा ऊपर चला जाएगा। 4.5 × 2 कितना हो जाएगा? 9। 4.5 × 2 9। 9 अपॉन 0.25, 9 अपॉन 0.25 यानी कि 900/25। 25 चौका 100 और 100 × 9 900, यानी कि 25 × 36। तो कितना आ गया? 36 × 10⁻² जूल पर टेस्ला। इसकी यूनिट जूल थी बेटा, इसकी यूनिट टेस्ला है। तो ये आ गया ऑप्शन, अच्छा ये रहा 0.36 जूल पर टेस्ला, 10⁻² है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेनिस्कस ऑफ अ लिक्विड कंटेन्ड। ये क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर बेस्ड है। आपको पता है 3 टाइप के मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, आपको इन सब की जो प्रॉपर्टीज है, मैंने आपको जो चार्ट बनवा रखा है इनके डिफरेंस का, वो अच्छे से याद कर लेना है। ठीक, उसमें ये भी एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है, द मेनिस्कस ऑफ अ लिक्विड कंटेन्ड इन वन ऑफ द लिम्स ऑफ अ नैरो यू ट्यूब इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल पीसेस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट विद द मेनिस्कस इन अ लाइन विद द फील्ड। अच्छा, जिनको ये पहले तो शब्द नहीं पता है बच्चों को, मेनिस्कस क्या होता है बेटा? अगर आप किसी भी बर्तन में कोई भी फ्लूइड रख दे तो उस फ्लूइड की ऊपर वाली सरफेस को मेनिस्कस कहते हैं। ठीक, अब मैं इस क्वेश्चन का आपको मतलब समझाता हूं। देखिए, ऐसी एक यू शेप्ड ट्यूब है बेटा। यहाँ यू ट्यूब का मतलब ये नहीं है जिसपे आप मुझे देख रहे हो, यू शेप्ड ट्यूब है। यू शेप की एक ट्यूब है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है। ठीक, और ये जो लिक्विड भरा हुआ है बेटा, ये क्योंकि ये यू शेप ट्यूब दोनों तरफ से अगर ओपन टू एटमॉस्फेयर होगी, दोनों में लेवल कैसा रहेगा? सेम। इनको कहते हैं लिम्स, LIMBS, लिम्स या फिर आर्म। इन दोनों आर्म या दोनों लिम्स में लिक्विड का लेवल कैसा रहेगा? सेम। लेकिन उसके बाद क्या गया, इनमें से एक लिम्ब को कहां पे रख दिया गया? बिटवीन द पोल पीसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। कहने का मतलब एक मैग्नेट के बीच में इसको रख दिया गया, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल लगा के इस तरीके से। ठीक, तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह यहाँ पे लगा देता हूँ एक हॉर्सशू मैग्नेट। काम तो वही करेगी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक हॉर्सशू मैग्नेट लगा दी। जैसे ही हॉर्सशू मैग्नेट लगाएंगे तो क्या होगा बेटा? यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक है। और आपको तो पता ही है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है तो क्या होता है? वो रिपेल। लेकिन ये कैसे है? फेरो और पैरा। हमें कैसे पता? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, द लिक्विड इज सीन टू राइज टू द लाइन। लिक्विड ऊपर उठ जाता है, वहां तक ऊपर उठ जाता है जहां पे हमने मैग्नेटिक पोल्स लगा रखे हैं। ठीक, और ये थोड़ा सा उठा है टू द लाइन, इसलिए वीकली अट्रैक्ट है। अट्रैक्टेड तो है, लेकिन कैसे अट्रैक्टेड है? वीकली। और वीकली अट्रैक्ट कौन होता है बेटा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, फिर तो बहुत ज्यादा राइज इन पैरामैग्नेटिक फ्लूइड दिखाई देगा। लेकिन ये तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है क्योंकि कम है। डायमैग्नेटिक होता तो रिपेल होता, नॉन मैग्नेटिक है तो अट्रैक्शन का कोई मतलब ही नहीं होता। तो आंसर क्या हो गया इसका? पैरामैग्नेटिक। यही क्वेश्चन डायमैग्नेटिक के लिए अगर आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? इसमें फॉल हो जाएगा, राइज की जगह उसका फॉल हो जाएगा। क्लियर? तो तब आंसर क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक मटेरियल। चलते हैं तेजी से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन। असर्शन रीजन, एक बच्चा कह रहा भैया ये तो बताओ क्या है। अभी बताता हूं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। इफ r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, क्या दे रखा है हमें कि r डिस्टेंस है मैग्नेटिक डायपोल से एक्सिस पे, देन द फील्ड एट सच अ पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब। अरे एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? मैं लिख देता हूं जिन बच्चों को याद नहीं है।
बेटा एक्सिस और इक्वेटोरियल प्लेन पे और एक्सियल पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट डायपोल के लिए एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है 2kp अपॉन x क्यूब और इक्वेटोरियल पोजीशन पे -kp अपॉन x क्यूब। उसी तरीके से मैग्नेटिज्म में भी आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे पॉइंट डायपोल के लिए। तो एक्सियल पोजीशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बोलो एक्सियल पोजीशन पर इक्वेटोरियल पोजीशन पे। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अगर याद नहीं है आपको तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो याद होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था 2kp अपॉन x क्यूब। ठीक, तो ये तो k की जगह तो ये कांस्टेंट आ गया, ये रहा 2kp। वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन x क्यूब और डिस्टेंस कितना रखा है r। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नहीं है, यही तो दे रखा है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, असर्शन इज ट्रू। रीजन में क्या रखा है एज डिस्टेंस इंक्रीजेस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। ये भी सही बात है, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, भाई क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए ऐसा होगा। तो ये रीजन वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब देखने में ऐसा लगेगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या खेल है ये देखिए। अगर आप समझेंगे क्या खेल है, ये कर दिया, ये उल्टा था, ये कर दिया मैंने सीधा। पहचान गए क्या है ये? पहचान गए क्या है? ये उल्टा था, ये सीधा हो गया। ये किसकी बियर्ड है? ये कमेंट सेक्शन में बताओ किसकी है बियर्ड, समझ गए ना? तो बताइए, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड घट रही है कि नहीं घट रही? भाई कॉज क्या है? रीजन। ये रीजन होना चाहिए ना बेटा, ये होना चाहिए रीजन कि मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए घट रही है मैग्नेटिक फील्ड। उल्टा थोड़ी बोलेंगे, ठीक, इसमें तो उल्टा बोला हुआ है। रीजन में तो लिख रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड घटती है, डिस्टेंस बढ़ने के साथ मैग्नेटिक फील्ड घटती है, और असर्शन में दे रखा है कि डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर असर्शन वाला रीजन में होता, असर्शन वाला स्टेटमेंट रीजन में होता और रीजन वाला स्टेटमेंट असर्शन में होता तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाता। इसी टाइप के असर्शन रीजन सबसे खतरनाक इसी टाइप के हैं जिसमें उल्टा कर देते हैं। असर्शन जो होना चाहिए रीजन में, रीजन वाले को असर्शन वाले स्टेटमेंट में। बच्चों को देखने में लगता है रिलेटेड तो है आपस में, है ना, तो कई बार ए ऑप्शन टिक कर देते हैं। ठीक, तो ये देख लेना, रीजन वो है, कारण वो है और उसका इफेक्ट ये है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। दोनों करेक्ट है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आ गया आपकी पसंद का क्वेश्चन, आ गया मैच द फॉलोइंग। लेकिन आज मैच द फॉलोइंग बहुत टफ नहीं है, हल्का फुल्का क्वेश्चन है, बिल्कुल पत्ते की तरह, जैसे एक पत्ता हवा में उड़ रहा है। बहुत हल्का सा क्वेश्चन, क्योंकि क्या पूछी गई हमसे? डायमेंशंस। तेजी से देखिए, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन की क्या डायमेंशन होगी, परमेबिलिटी की क्या होगी, मैग्नेटिक इंडक्शन की क्या होगी, रिलेटिव परमेबिलिटी की क्या होगी। आपको अगर ये डायमेंशन अच्छे तरीके से याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप हर एक की डायमेंशन अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक, अदरवाइज आप ये देखिए कौन कौन सी याद है। मैं इस क्वेश्चन को एक बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करके दिखा देता हूं, बाकी आपको इन सभी की डायमेंशंस याद होनी चाहिए, और इन सभी की डायमेंशंस जिन बच्चों को याद नहीं है उनको फाइंड करनी आनी चाहिए किसी फॉर्मूले से। ठीक, तो फाइंड करके आप बताइए इन सबकी डायमेंशन क्या है। फिलहाल मुझे इन सभी में दिखाई दे रहा है रिलेटिव परमेबिलिटी। बेटा रिलेटिव परमेबिलिटी की कोई डायमेंशन नहीं होती, यूनिटलेस डायमेंशनलेस होता है रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, तो डी किससे मैच होगा? क्यू से। और अगर डी क्यू से मैच होगा तो मैं देख रहा हूं डी क्यू किससे मैच हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, तो अब ये देख लीजिए कि ए किससे कनेक्टेड है? आर से। ए किससे कनेक्टेड है? आर से, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल माइनस है। इस तरीके से हम ये तीनों सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर ये मैच द फॉलोइंग इस टाइप से ना आए, अलग अलग डायमेंशन पूछ ले, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का क्या फॉर्मूला है मेरे भाई? मैग्नेटाइजेशन होता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एनआईए, नंबर ऑफ टर्न्स, कोई यूनिट नहीं। करंट की यूनिट क्या हो गई? एम्पियर। एरिया की मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर क्यूब। तो मैग्नेटाइजेशन की यूनिट क्या हो गई? मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, एम्पियर पर मीटर। और अगर इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर है तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी? डायमेंशन हो जाएगी बेटा एल की पावर -1 और ए। यही डायमेंशन हो गई, एल की पावर -1 इंटू ए। क्या बात समझ में आ गई? मैग्नेटाइजेशन वाला किसका डायमेंशन क्या है? एल की पावर -1 इंटू ए। इसी तरीके से हम बाकी दो की भी डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक, परमेबिलिटी की और मैग्नेटिक इंडक्शन की। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? मैग्नेटिक इंडक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड ही होती है। इसकी डायमेंशन क्या होती है? इसकी डायमेंशन होती है mt2 a की पावर -1, और परमेबिलिटी की डायमेंशन क्या आएगी? mlt -2 a -2। आप इन्हें सॉल्व कर लिए, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है केस स्टडी। केस स्टडी, केस की स्टडी करनी है। केस की स्टडी कौन करता है? केस की स्टडी कौन करता है भैया? जॉली एलएलबी। केस की स्टडी कौन करता है? जॉली एलएलबी। कौन है? वकील साहब। आप में से कोई है वकील? आपका कोई फ्रेंड होगा ना, तो हर चीज में कमी ढूंढता होगा, वही है जॉली एलएलबी। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ सैंपल इज। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इंड्यूस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम।
कौन सा ऑप्शन है? वॉल्यूम ऑफ सैंपल पर यूनिट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड क्वांटिटी एंड यूनिट पेयर। पोल स्ट्रेंथ की क्या यूनिट होती है? पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है? पोल स्ट्रेंथ समझते हो? पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन पोल स्ट्रेंथ, यही क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट पता नहीं है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो एम्पियर मीटर ही तो आ रहा है पोल स्ट्रेंथ की यूनिट। ये तो बिल्कुल सही है। अब ये क्योंकि हमसे पूछा क्या है? गलत वाला, तो ये वाला तो सही है, ये आंसर टिक नहीं करना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायमेंशनलेस नंबर होता है, बिल्कुल सही जवाब। रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितनी होती है? एम्पियर पर मीटर। अभी तो सॉल्व किया था बेटा ये पिछले वाले में, ये तो रहा, कहां गया? मैग्नेटाइजेशन, अभी तो सॉल्व किया था, एम्पियर पर मीटर। ठीक, तो डायमेंशन तभी तो AL-1 आई थी, तो ये भी सही है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जब ये तीनों सही है तो यही गलत होगा। मैग्नेटिक परमेबिलिटी की डायमेंशन आप फाइंड करके बताइए, हालांकि पिछले में भी आई थी। ठीक, ये 2 पार्ट हो गए इजी। तीसरे, अब इस पे चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो तीसरा जिसका पार्ट है न्यूमेरिकल, अ बार मैग्नेट हैज लेंथ 3 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इतना। क्या होता है मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटाइजेशन होता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो मैग्नेटाइजेशन है। तो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू निकालनी है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना रखा है? 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और बेटा वॉल्यूम कितनी? 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है। वॉल्यूम कितनी होती है? एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया हो गया 2 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो ऐसा यूनिट में मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर स्क्वायर में 2 इंटू 10⁻4 इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। लेंथ की वैल्यू कितनी? 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻2, क्लियर। तो ये 3 से बेटा 3 क्या हो गया? कैंसिल। 10⁻2 और 10⁻4, ऊपर जाके क्या हो गया? 10⁻6, और 1/2 क्या हो गया? 5 इंटू 10⁻6, सॉरी 0.5 आएगा ना, 1/2 10⁻6, तो आंसर कितना आ गया? 5 इंटू 10⁵ कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गई है क्या? आइए चलते हैं तेजी से नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। जल्दी जल्दी हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका टाइम बचे और कम समय में आप इस इजी से चैप्टर के क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर ले। अ सोलेनॉइड हैज अ कोर ऑफ, ये ठीक क्वेश्चन है। अ सोलेनॉइड हैज अ कोर ऑफ अ मटेरियल विद रिलेटिव परमेबिलिटी 500। हमें क्या गिवन है बेटा? रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी गिवन है? 500। इसके अलावा उस वाइंडिंग जिसमें करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है? 1 एम्पियर सोलेनॉइड में। और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने रखे हैं? 500 पर मीटर। स्मॉल एन की वैल्यू रखी है 500 टर्न्स पर मीटर। और क्या बताना है? मैग्नेटाइजेशन बताना है। ये क्वेश्चन अच्छा है। अब अगर आप मैग्नेटाइजेशन में फॉर्मूला लगाएंगे इंड्यूस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो उससे सॉल्व नहीं होगा। इंड्यूस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं दे रखा पिछले क्वेश्चन की तरह। बाकी मैग्नेटाइजेशन का क्या फॉर्मूला होता है? एक फॉर्मूला होता है ना, मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आती है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, याद है? M इज इक्वल्स टू काई एम एच। ठीक, अब आप काई एम की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? रिलेटिव परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन है? 1 प्लस काई एम इज इक्वल्स टू म्यू आर। तो काई एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू आर माइनस 1 इंटू एच। और एच क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? Ni, द एबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल। किसी मैग्नेटिक फील्ड को वो एबिलिटी जिससे वो किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सके, वो कितना होता है? Ni। अरे बी नॉट बाय म्यू नॉट। और बी नॉट क्या है? सोलेनॉइड की वो मैग्नेटिक फील्ड जब उसके अंदर वैक्यूम था, यानी कि म्यू नॉट Ni। म्यू नॉट Ni को म्यू नॉट से डिवाइड कर दोगे तो क्या Ni तो आता है, तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, ये फॉर्मूला। तो म्यू आर की वैल्यू कितनी रखी है? 500 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 499 इनटू नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ कितने रखे हैं? 500, और आई की वैल्यू कितनी है? 1। सॉल्व करते हैं इसको। आइए 500, ये 499 है, इसको अगर 500 ही मान लेंगे तो 5 इंटू 5 25 इंटू 10⁻4 हो जाएगा, और उसमें 500 घटा दो। ठीक, तो 10⁻25 इंटू 10⁻4 माइनस 500। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं। 2.5 में है तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेता हूँ। 2.4, एक सेकेंड, दो, ये 10⁻, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 1 बढ़ जाएगी, और 500 कम होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो 2.5 इंटू 10⁻5, ऑप्शन कौन सा मैच हो गया है? बी, करेक्ट। ठीक, ये 500 का डिफरेंस क्यों नहीं दिखाई दे रहा आपको? क्योंकि डेसिमल के बाद वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए, इसमें बोनस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, ये मैंने करवा दिया आपको। एक क्वेश्चन आप करेंगे, ये रहा आपके लिए वो बोनस क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं अभी। ये रहा वो क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है खुद से। एक सेकंड दिख जाएगा जो बच्चे कह रहे हैं, दिख नहीं रहा है। हाँ जी, दिखाई दे रहा है क्या? चेक कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं कि आपको दिख जाए। अब दिख रहा है? ठीक है, थोड़ा सा और, है ना। तो ये 4th वाले का और वाला क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे। रिलेटिव परमेबिलिटी दे रखी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पूछिए, इसका आंसर भी लिखिए। ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर नंबर 5।
मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बाद हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर भी पढ़ लिया है, हमारी मैग्नेटिज्म वाली यूनिट खत्म हो गई है। अब भैया ये ध्यान रखिए कि हमारे 5 चैप्टर हो चुके हैं और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चैप्टर्स हम एग्जाम से पहले कवर कर ले। तो हमारा मिशन याद रखना 70 आउट ऑफ 70। फिजिक्स में अब कोई समझौता नहीं, जितने मार्क्स आप ज्यादा लेके आना चाहते हैं उतने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक, तो आज की क्लास में अगर आपका कॉन्फिडेंस स्कोर बताइए कि आज की क्लास अटेम्प्ट करके आपको कितना कॉन्फिडेंस आया कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस वाकई में इजी है या फिर नहीं है। टफ लग रहे हैं तो आप इसको 1 to 3 मार्क करेंगे, अगर सारे क्वेश्चन इजी लगे तो आप इसमें 10 मार्क करेंगे क्योंकि चैप्टर इजी है। ठीक, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्या लिखा हुआ है कमिंग अप नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 6 and 7 कंबाइन आने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, ईएमआई और एसी। ठीक, वो चैप्टर्स भी इजी है लेकिन कंबाइंड आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।